नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी में कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे मित्रों, अपने रणथंभौर राजवंश चल रहा था और रणथंभौर राजवंश में अपन बात करते करते आगे थे हमीरदेव चौहान तक। कहां तक आगे थे? हमीरदेव चौहान तक अपन पहुंच गए थे। तो कुछ बातें बाकी रही थी, लेकिन आज हम कंप्लीटली बात करेंगे किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में। किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले। ओके मित्रों, चलिए तो आ जाइए भाई। आपके कौन से? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में बात करें तो हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल है वो है भाई साहब आपका 1282 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी। कब तक है? 1301 ईस्वी तक। अब इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आते हैं हमीरदेव चौहान के जो पिताजी थे वो कौन थे? जयसिम्हा या जयत्र सिंह। कौन से? जयसिम्हा या जयत्र सिंह, यानी पिताजी जयसिम्हा या इन्हें क्या बोल सकते हो आप? जयत्र सिंह। बात करें कि जयसिम्हा का जो शासनकाल था वो था आपका कितना? 1250 ईस्वी से 1282 ईस्वी। कितना था? 1250 ईस्वी से 1282 ईस्वी, यानी पिताजी ने कुल शासनकाल किया था 32 वर्ष। कितने वर्ष? 32 वर्ष। बात करें इनकी माताजी का नाम, तो माताजी थी हीरा देवी। कौन सी देवी? हीरा देवी इनकी माताजी थी। और बात करें इनके बारे में कि पत्नी कौन सी थी, तो पत्नी थी रंग देवी। कौन सी देवी? रंग देवी। बात कर लो, बताओ गुरुजी पुत्री कौन सी है? पुत्री है भाई आपकी देवल दे। कौन सी है? देवल दे, या इसे आप क्या बोल सकते हो? पद्मला। क्या बोल सकते हो? पुत्री का नाम है देवल दे या पद्मला। और ऐसी महान शख्सियत आपकी कौन सी थी? हमीरदेव चौहान। बात करें इनके गुरुजी का नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। गुरुजी का नाम? किसका नाम? गुरुजी का नाम ये था राघव देव। कौन सा देव? राघव देव। पूछ ले आपको कि आश्रित विद्वान कौन सा है? आश्रित विद्वान कौन सा है? तो ये आश्रित विद्वान है बीजादित्य। कौन सा दित्य? बीजादित्य, या इसे आप बोल सकते हो विजयादित्य। कौन सा? विजयादित्य। ये भाई आपके आश्रित विद्वान हो गया। अगर आपको पूछ ले कि हमीरदेव चौहान का ग्रंथ कौन सा मिलता है, तो ग्रंथ मिलता है श्रृंगार हार। कौन सा हार? श्रृंगार हार। पहले जोड़ो इनका क्या मिलता है? ग्रंथ मिलता है हमीरदेव चौहान के बारे में। अब ऐसे बात करें कि 9 कोटिजन यज्ञ करवाया था इन्होंने। क्या करवाया था? 9 कोटिजन यज्ञ करवाया था, जिसके पुरोहित कौन थे? पंडित विश्वरूप। यानी इन्होंने 9 कोटिजन यज्ञ करवाया। और इस 9 कोटिजन यज्ञ के जो पुरोहित बनाए गए, क्या बनाए गए? पुरोहित बनाए गए, वो पंडित विश्वरूप को बनाया गया। किसको बनाया गया? पंडित विश्वरूप को इस 9 कोटिजन यज्ञ का जो क्या बनाया गया? पुरोहित बनाया गया। यानी स्वाहा करने वाला कौन था? पंडित विश्वरूप था। अब ऐसे बात करें कि बताओ भाई इन राजा के बारे में जानकारी किस किस ग्रंथ से मिलती है? तो देख लो भाई, जानकारी के ग्रंथ, जानकारी के स्रोत सबसे पहला आता है हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। इसके लेखक है भाई हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कौन सा सूरी? नयन चंद्र सूरी। अब अगला आता आपके कौन सा? हमीर हट। कौन सा हट? हमीर हट। और ये लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। अगला आता आपका कौन सा? हमीर रासो। कौन सा? हमीर रासो। इसके 2 है लेखक आपके। एक तो कौन सा? राज जोधराज। कौन सा? राज जोधराज। एक आपका कौन सा? सारंगधर। कौन सा धर? सारंगधर और जोधराज। किसके? हमीर रासो के आपके क्या हो गए? प्यारे जीवड़ो लेखक हो गए। इसके अलावा एक आता आपका हमीर प्रबंध। कौन सा? हमीर प्रबंध। और भाई साहब आप प्रबंध किसका करोगे? भाउंड व्यास का। किसका करोगे? भाउंड व्यास का।
क्या करोगे आप, प्रबंध करोगे। तो हमीर प्रबंध किसने लिखा, आपके भौंड व्यास ने। अब अगला जो इनका ग्रंथ मिलता है सबसे महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण के बारे में आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि राजा कौन सा, हमीर देव चौहान है। एक ग्रंथ आता आपके भाई साहब हमीर मद मर्दन। कौन सा, हमीर मद मर्दन, जिसके जो लेखक है जय सिंह सूरी। कौन से, जय सिंह सूरी। तो इधर देखो भाई हमीर मद मर्दन, कौन सा, हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, इसके लेखक है जय सिंह सूरी। कौन से, जय सिंह सूरी। अब विशेष बात क्या आती है, इस हमीर मद मर्दन में जिसकी जानकारी, कौन सी जानकारी मिलती है, वो किसकी मिलती है, राणा हमीर की, मेवाड़ के राणा हमीर की। कहां के, मेवाड़ के राणा हमीर की जानकारी किसमें मिलती है, वो जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन में। और इसका लेखन कार्य किसने किया था, जय सिंह सूरी ने। ये तगड़ी बात हो गई। चलो भाई आगे बात करते। अब इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात करें प्यारे मित्रों हमीर देव चौहान के बारे में, तो अगली आती है स्थापत्य कला। कौन सी कला, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में बात करें सबसे पहले अपन, तो सबसे पहला स्थापत्य कला, कौन सा कला, स्थापत्य कला, यानी हमीर देव चौहान की स्थापत्य कला। आ जाओ, स्थापत्य कला में सबसे एक नंबर पे वो है भाई 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। इसका निर्माण करवाया था अपने पिता कौन से, पिताजी कौन, जय सिम्हा या जयत्र सिंह की याद में, जय सिम्हा या आपके जयत्र सिंह की याद में, जय सिम्हा या जयत्र सिंह की किसमें, याद में। और बात करें कि इन्होंने, पिताजी ने कार्यकाल किया था वैसा शासनकाल 32 वर्ष। कितने वर्ष, 32 वर्ष। इसलिए कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी। अगर कल्पना करो प्यारे जीवड़ो, इनके पापा जी अगर भाई साहब 200 साल शासन कर जाए, 100 साल कर जाते, तो कितने खंभों की बनवाते, 100 खंभों की या 200 खंभों की। ये तो भाई साहब कितने, 32 साल शासन किया, इसलिए कितने खंभों की, 32 खंभों की। बात करें आ जाओ कुत्ते की छतरी। किसकी छतरी, कुत्ते की छतरी। ये कहां पे है, रणथंभौर दुर्ग में। किसमें, रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग वही है जिसके बारे में अबुल फजल ने एक बात बोली थी। अबुल फजल ने एक बात बोली थी, और बात क्या बोली थी, यह दुर्ग, कौन सा दुर्ग, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, सभी दुर्ग नंगे हैं, नंगे है। ये वही दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग, जो आपकी अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। किसके मध्य, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। यह वही दुर्ग है जो दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाई साहब ये अंडाकार पहाड़ी पे बना हुआ है। किस पे, अंडाकार आकृति में, जो दूर से दिखाई नहीं देता। कौन सा, आपका रणथंभौर का दुर्ग। अब बात कर ले थोड़ी सी और अपन कि बताओ भाई 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 80 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी किसकी है, मौसी महाराणे की। कौन सी महाराणे की, मौसी महाराणे की, जो छतरी आपकी स्थित है अलवर में। कहां पे स्थित है, अलवर में। जबकि बात करें कि 84 खंभों की छतरी आपकी कहां पे, बूंदी में। और बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर। किसका शहर, बावड़ियों का शहर। किसे बोलते हैं, बूंदी को बोलते हैं। और बूंदी में एक प्रसिद्ध बावड़ी आपकी कौन सी, रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था, रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो आ जाओ भाई आगे। यानी बात करें कि पहला निर्माण कार्य कौन सा है, 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी। अगला निर्माण कार्य यहां पे लिख रहा हूं, और ये निर्माण करवाया था पद्मला तालाब का निर्माण। किसका, पद्मला तालाब का निर्माण, तालाब का निर्माण। ये किसने करवाया था, आपके हमीर देव चौहान ने। दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य आपके 32 खंभों की छतरी और पद्मला तालाब का निर्माण। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे जीवड़ो कि यहां तक की कंप्लीट बातें आपके समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। अब प्यारे मित्रों यहां से अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि हमीर देव चौहान के आसपास में कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से इनके दुश्मन विराजमान थे, उनके बारे में कछु बात
कर लेते हैं। आ जाओ भाई, ये आपका माना कि राजस्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान है। और इधर आपका रणथंभौर। कौन सा थंभौर? रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर में। किसमें? सवाई माधोपुर में। और बात करें कि यहां का जो आपका शासक है वो कौन सा है? हमीर देव चौहान। कौन सा है? हमीर देव चौहान यहां का शासक है। लोकेशन सेट कर लो भाई। इधर पड़ता है आपका दिल्ली। क्या पड़ता है? दिल्ली। और दिल्ली के अंदर जो इनके समय का प्रथम शासक था वो कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इधर का मामला सेट। अब यहां पे मामला क्या होता कि जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1290 से लेकर 96 तक, 1290 से लेकर 96 तक विरोध किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसका? अमीर देव चौहान का। इसके बाद में 1296 से लेके और 1316 तक भाई साहब आपका कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी 1296 से 1316 ईस्वी तक ये आपका कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का भाई साहब पंगा किसके साथ? आमिर देव चौहान के साथ। 1290 और 1292 में भाई साहब दो चटाई थी आमिर देव चौहान ने। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब सबसे पहले बात तो चाचा का बदला लेना चाहता था। किसका? चाचा का बदला। क्योंकि इसके चाचा कौन लगते थे? रिश्ते में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का लगते थे चाचा। क्या लगते थे? अंकल लगते थे। बात करें कि चाचा का बदला लेना था। इसके अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। कौन सा? साम्राज्यवादी शासक था। क्योंकि प्रत्येक शासक यह चाहता है कि उसके साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार हो। तो अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था कि मेरे साम्राज्य की सीमा में क्या हो? विस्तार हो। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी क्या था? आपका साम्राज्यवादी शासक। क्या था? साम्राज्यवादी शासक। ये आपके दिल्ली की लोकेशन सेट। अगली लोकेशन सेट करो मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी? धार नगरी या धारा नगरी। धार नगरी एमपी में। धार नगरी एमपी में। और यहां पे वैसा भोज परमार से लड़ाई। किससे लड़ाई? भोज परमार से दुश्मनी। और लोकेशन सेट करो भाई अगले वाले लोकेशन में वैसा आपकी कौन सी? मेवाड़ का। और मेवाड़ का समर सिंह। कौन सा? मेवाड़ के समर सिंह को। ये लो भाई लोकेशन सेट कर दो मेवाड़। और मेवाड़ में भाई साहब किसको? मेवाड़ में समर सिंह को पराजित किया। किसको? समर सिंह को पराजित किया। धार नगरी मध्य प्रदेश में भोज परमार को पराजित किया। अब और लोकेशन सेट करो माउंट आबू। कौन सी? आबू। और आबू के अंदर जो आपका तत्कालीन समय में शासक बैठा था पहले जोड़ो, इसका नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह। ये लो भाई आबू में आपका प्रताप सिंह। कौन सा? प्रताप सिंह। इसके बहुत सारी रेपटें दे रखी थी। और ये प्रताप सिंह कौन था? आपके मतलब बाघेला गुजरात का एक शासक था। कौन सा? यानी गुजरात शासक बाघेला का सामंत था। कौन सा? प्रताप सिंह। तो आपके गुजरात शासक बाघेला का सामंत था। क्या था? सामंत था। वो सामंत कौन था भाई? आपका प्रताप सिंह। कौन सा सिंह? प्रताप सिंह। गुजरात के शासक बाघेला का क्या था? सामंत था। तो इससे लड़ाई हो रखी थी भाई। ये चारों तरफ की लोकेशन है। दिल्ली में कौन है? ध्यान रख लेना। एमपी में कौन है? ध्यान रख लेना। मेवाड़ में कौन है? ध्यान रख लेना। आबू में कौन है? ध्यान रख लेना। कभी आपको पूछ ले कि बताओ कि हमीर देव चौहान के समय तत्कालीन शासक कौन कौन थे? आपको ध्यान में रखना। आ जाओ भाई आगे। मामला सेट कर दो। इधर आपकी दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। इधर आपका कौन सा? थंबोर। रणथंबोर। कौन सा? थंबोर। रणथंबोर। बात करें कि दिल्ली में बैठा आपका जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी। ये लो भाई दिल्ली के अंदर। ओके। इधर आपका कौन बैठा है? रणथंबोर में, यानी हमीर देव चौहान। ध्यान रख लेना HDC, हमीर देव चौहान। ओके। इधर से वैसा आक्रमण किया किसने? आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। किस पे? हमीर देव चौहान पे। 1290 ईस्वी। कब किया? 1290 ईस्वी में। लेकिन क्या रहा? असफल। क्या रहा? असफल रहा जलालुद्दीन खिलजी। चलो भाई पहला काम खत्म। अब आ जाओ 2 साल बाद में वापस आक्रमण किया 1292 ईस्वी। इसमें भी क्या रहा? असफल। कौन रहा भाई? असफल रहा जलालुद्दीन खिलजी। अब बात करें कि दिल्ली और रणथंबोर, इधर जलालुद्दीन खिलजी, इधर हमीर देव चौहान। ये जो बीच में लोकेशन पड़ती है ना भाई साहब, यहां पे आपका एक दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है
इस बीच वाले लोकेशन में जो आपका दुर्ग पड़ता है, इस दुर्ग का नाम है जैन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैन का दुर्ग। बात करें जैन का दुर्ग, ये वैसा बीच वाले लोकेशन में पड़ता है, इसे बोलते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। क्या बोलते हैं? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अगर आपको वैसा रणथंभौर दुर्ग के गेट खोलने हैं तो पहले चाबी संभालनी पड़ेगी, चाबी तो बीच में पड़ी है, और चाबी कौन सी है? जैन का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अगर आपको पूछ ले कि जिस समय आपके जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय आपके जैन के दुर्ग के शासक कौन थे? शासक तो भाई साहब ये शासक कौन थे आपके? गुरुदास सैनी। कौन से? गुरुदास सैनी। तो इस गुरुदास सैनी को भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने भले ही रणथंभौर पे आपकी सफलता नहीं मिली थी 2 आक्रमणों के बाद, लेकिन भाई साहब किस पे अधिकार कर लिया? इस जैन के दुर्ग पे अधिकार किसने कर लिया? जलालुद्दीन खिलजी ने कर लिया। किसने कर लिया? जलालुद्दीन खिलजी ने कर लिया। अब जैसे भाई साहब एक बिल्ली होती है, बिल्ली भाई साहब, बिल्ली की आपकी लोमड़ी होती है। क्या होती है? लोमड़ी। लोमड़ी भाई साहब जंगल से जा रहे थे, भूख लग रही थी जोरदार वाले, और लोमड़ी को दिख गए भाई साहब सामने अंगूर। क्या दिख गए? ग्रेप्स यानी अंगूर दिख गए। अंगूर दिखते भाई साहब लोमड़ी के मन में विचार आ गए अपना अंगूरों को खा ले। क्या कर ले? तो वो उछल कूद करने लग गई, ऊंची ऊंची कूदने लग गई, दौड़ दौड़ के कूदने लग गई भाई साहब, फिर भी मुंह में क्या नहीं आ रहे? अंगूर नहीं आ रहे। उस कंडीशन में भाई साहब बिल्ली, आपकी बिल्ली तो कह रही बिल्ली बिल्ली आ रही, आपकी कौन सी लोमड़ी ने बोला कि भाई साहब अंगूर इकट्ठे हैं। क्या है? अंगूर इकट्ठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंगूरों को प्राप्त तो करना चाहती थी, लेकिन जब प्राप्त नहीं कर पाई तो उसने बोल दिया भाई साहब अंगूर इकट्ठे। वैसा इधर मामला हो रहा, ये प्रक्षेपण कर रहा है इधर जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा? ये बोल रहा है कि भाई साहब मैंने 2 बार आक्रमण कर दिया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी बोलता है कि भाई साहब मैं रणथंभौर जैसे दुर्ग को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब इस बावड़े को कौन समझाए कि तू अगर एक बार आपके दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता तो 2 बार बछड़े क्यों खा रहा है? नहीं खाने चाहिए थे। यानी यहां पे आपके कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या बात बोली है कि रणथंभौर दुर्ग को, किसको? ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल, कितना बाल? एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बराबर भी नहीं समझता। ये क्या ही समझता था भैया ना? ये बात बताई दी कि मैं भाई साहब ऐसे 10 दुर्गों को, कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसी बात कौन बोल रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। अब ऐसे बात करें कि आपके अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या बात बोली थी? अबुल फजल, मैंने पहले भी बताया था तुमको, अबुल फजल ने क्या बोला था कि भाई साहब यह दुर्ग रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे है। क्या है? नंगे है। इसके अलावा भाई साहब अबुल फजल ने आपके चित्तौड़ दुर्ग के बारे में क्या बोला कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो रानी पद्मिनी, बाकी सब आप समझ जाओ अपने हिसाब से। ओके, तो कुछ बातें किसके बारे में? चारों तरफ की लोकेशन सेट, दिल्ली में कौन था, एमपी में कौन था, मेवाड़ में कौन था, आबू में कौन था, ध्यान रख लेना। और 2 आपके आक्रमण 1290 और 92 के, इसमें असफलता जलालुद्दीन खिलजी को। आ जाओ भाई आगे। तो प्यारे जी उड़ो, यहां से अपन थोड़ी सी बात करें कि ये लो भाई आपका जलालुद्दीन खिलजी, जेके, इसके बाद में एके, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपन ने देखा था कि रिश्ते में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। क्या था? भतीजा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ निकाह कर लिया। क्या कर लिया? यानी विवाह कर लिया। ऐसी बात अपन को मिलती है। अब आपका कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी, ये लो भाई आपकी दिल्ली,
और दिल्ली में कौन बैठा आपका? अलाउद्दीन खिलजी, AK-47। कौन सा? AK-47 बैठा दिल्ली के अंदर। और बात करें किसके? दो भाई साहब सेनापति। कौन से पति? सेनापति। एक का नाम था मीर मोहम्मद शाह। कौन सा? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह। एक का नाम था केमरू। कौन सा था? केमरू। ओके पेरे जुड़ो। अब बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि भाई आपके कौन? मीर मोहम्मद शाह, केमरू दोनों जाओ और गुजरात से सब धन लूट के लेके आओ। ये लो भाई, ये बना दो गुजरात। ये भाई माना कि ये आपका क्या है? ये आपका राजस्थान। कौन सा स्थान? ये इधर आपका रणथंभौर। रणथंभौर में आपको पता ही है कौन सा दादा बेटा है? हमीरदेव चौहान। इधर आपकी कौन सी रात? गुजरात। कौन सी रात? अब इधर से भाई साहब दोनों आगे और टावर कौन कौन से? हमीरदेव चौहान और केमरू। और भाई साहब इधर से होके गुजरात से भाई साहब धन लूट के लिए। गुजरात से क्या लूट लिया? धन लूट लिया। लूटते लूटते वापस जा रहे थे, रास्ते में मिल गए भाई साहब हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने बोला कि एक बात बताओ कि तुम युद्ध करने गए, ठीक है, करके आ गए, युद्ध में सब लूट के लिए, ट्रक वर्क भर के लिए, ट्रकों के ऊपर से जा रहा माल इतना ज्यादा भर के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर तुम युद्ध करने गए, युद्ध में बाय द वे मर जाते, क्या कर जाते? मर जाते, तो बताओ भाई साहब लुगाइयां विधवा किसकी होती? किसकी होती? तो उन्होंने बोला कि वैसा हमारी होती है। ऑफिशियल बात। अगर तुम वैसा मर जाते तो तुम्हारे बाल बच्चे उनको वैसा पैसे कमा के उसको रोटी खिलाता कौन? उन्होंने बोला कि वैसा हमारे जो भी घर पे बसते वही खिलाते। क्या अलाउद्दीन खिलजी आपकी व्यवस्था करता है क्या? उन्होंने बोला नहीं करता। क्या अलाउद्दीन खिलजी आपको कुछ और भी देता क्या? इन्होंने बोला नहीं देता, ओनली बहुत सैलरी देता है। तो भाई जब तुम इतना से दिमाग लगाओ कि जब तुम खुद जाके यहाँ पे लड़ाई करके और यहाँ से आप क्या सामान वगैरह लूट के लेके आए हो, जितना धन लूट के लेके आए हो, तो एक काम कर लो, इस धन को तुम्हारे पास ही रख लो। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ दिक्कत आती है तो तुम्हारा रक्षा मैं करूंगा। कौन करूंगा? मैं करूंगा। इसी बात कौन बोल रहा? हमीरदेव चौहान। इन्होंने बोला कि भाई साहब ये विचार तो पहले आया ही नहीं था। चलो भाई, तो यहां से एक छोटी सी जानकारी, मत नंबर 1 कौन सा? यानी आपके मीर मोहम्मद शाह। कौन से? मीर मोहम्मद शाह व केमरू धन लूटकर, गुजरात अभियान से धन लूटकर हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। एक मत ये मिलता है, आ गए। और ये मत मिलता है, ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है प्यारे जोड़ो हमीर महाकाव्य से। किससे मिलती है? यह जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य से। और हमीर महाकाव्य के लेखक कौन? आपके नयन चंद्र सूरी। कौन से? नयन चंद्र सूरी। अब ये से एक मोटी बात और आती है, तगड़ी बात कौन सी? कि एक तो नयन चंद्र सूरी इस बात का समर्थन करता है, इसके अलावा एक और GH ओझा। कौन सा? GH ओझा भी इस बात का समर्थन करता है कि भाई बिल्कुल सही बात है, ये दल लौट के किसकी शरण में आ गए थे? हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए थे। GH ओझा वही है, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनको बोलते हैं राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार। जबकि पहले जो बात करें कि राजस्थान के इतिहास के पिता कौन से? राजस्थान इतिहास के पिता कौन है? राजस्थान इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ओके मित्रों, आ जाओ आगे। चलो, ये मामला हुआ। होते वैसा पहला मत कौन सा? कि मीर मोहम्मद शाह केमरू धन लूट के हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। दूसरा मत कौन सा मत? सेकंड मत बोलते हैं कि भाई साहब आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मीर मोहम्मद शाह, इस अलाउद्दीन खिलजी के एक मराठा बेगम थी। कौन सी बेगम? मराठा बेगम थी। इस मराठा बेगम का नाम था चिमना। क्या था? चिमना। ये भाई साहब होटा के लाले वाले ने, इसके अलावा मेकअप करके हमेशा भाई साहब एकदम बड़ी ठंडी की जैसे भाई साहब खचखचा के तगड़ी होके रहती थी। अब भाई साहब चिमना, ये जहां पे भी जाती थी लोगों की चिमनियां जला देती थी। अब यहां से बात करें कि यह जो चिमना है, इस चिमना को भाई साहब गलती से प्रेम हो जाता है मीर मोहम्मद शाह से, और इस मीर मोहम्मद शाह को भी भाई साहब गलती से प्रेम हो जाता है किससे? चिमना से। अब दोनों ने भाई साहब आपस में व्हाट्सएप नंबर ट्रांसफर कर लिए। क्या कर लिए? ट्रांसफर कर लिए। और ट्रांसफर करते भाई साहब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग गए। समय निकला, 1 महीना 2 महीना, फरवरी का महीना था, नंबर ट्रांसफर हो गए। धीरे धीरे जैसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे 2-4 महीने निकले। और
एक दिन क्या हुआ कि गलती से मीर मोहम्मद साहब वैसा वीडियो कॉल कर रहा था। क्या कर रहा था? वीडियो कॉल। और इधर से वैसा चिमना ने मोबाइल को लगा रखा था चार्जर पे। किस पे लगा रखा था? चार्जर पे। और वैसा वो कुछ छोटा मोटा किचन का काम कर रही थी। तो इधर से जैसे वीडियो कॉल आया भाई साहब, इधर से किसने उठा लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही वीडियो कॉल उठाया, मीर मोहम्मद शाह ने बोला कि भाई साहब आज क्या मेकअप सेकअप नहीं किया क्या? तो जैसे बात बोली उधर से बोले कि भाई साहब मेकअप सेकअप तेरा मैं करवा दूंगा। तेरे को पता है सामने कौन है? कैमरे पे है भाई। कौन है कैमरे पे? कैमरे पे अलाउद्दीन खिलजी है। अब जैसे ये बात वैसा उधर देखी और ये घबरा गया मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह को बोला कि फटाफट आजा, फटाफट आजा। और कहां पे आजा? दरबार में आजा, तेरा सोल्यूशन यहीं पे करेंगे। और दरबार में भाई साहब पर्सनल जगह पे है ना, ऐसा नहीं कि खुले पे आ जाओ, तो बेइज्जती करवा दो। एक काम करो, तुम मेरे से आके मिल और अर्जेंट में मिल भाई साहब। मिल के बुला के सामने बुला के बोला भाई साहब मीर मोहम्मद शाह, देख बात ये गलत है और तू भाई साहब चिमना जो मेरी बिल्कुल कलेजे का टुकड़ा है, तू भले कुछ भी ले ले लेकिन चिमना को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? चिमना को छोड़ दे। भले तेरे को जो महल मार गया, जो भी रानी कुछ भी चाहिए दूसरा वो ले ले, लेकिन मेरी चिमना को छोड़ दे। अब उसने बोला कि भाई साहब हम चिमना के हैं और चिमना के आशिक है और चिमना के रहेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मान जा, तू जाएगा जाएगा, साथ में तेरा परिवार भी जाएगा। उसने बोला कि नहीं भाई हम तो चिमना के आशिक और चिमना के रहेंगे। तो इसने एक बात और बोल दी। कौन सी बोल दी? कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला। क्या बोला? मीर मोहम्मद साहब बोल रहा अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना किसी और को पेश करना साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। अब जैसे ही भाई साहब ये बात बोली और बोलते भाई साहब किसको गुस्सा आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने बोला कि बिल्कुल बावली बात कर दी। ये बात बोल के भाई साहब मीर मोहम्मद साहब तो चपले नहीं पैरी छटक गया। क्या कर गया? छटक गया। इसको पता कि अगर 2 सेकंड भी रुके ना तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो गया। छटक गया और भाई साहब छटक गया। किसके पास आ गया? ये आ गया भाई साहब हमीर देव चौहान के बारे में। यानी ये जो आपके चिमना और मीर मोहम्मद शाह के प्रेम प्रसंग वाली बात, कौन सी? प्रेम प्रसंग वाली बात, यानी दूसरा मत। कौन सा? सेकंड मत। और सेकंड मत क्या बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना से प्रेम, मराठा बेगम चिमना से प्रेम, चिमना से प्रेम मीर मोहम्मद शाह करता था। कौन करता था? मीर मोहम्मद शाह करता था, जो भाग कर हमीर देव चौहान की शरण में आ गया। किसमें आ गया? शरण में आ गया। और ऐसी जो जानकारी मिलती है आपके, वो जानकारी किसमें मिलती है? हमीर हट में मिलती है। किसमें मिलती है? हमीर हट, जिसके आपके लेखक कौन है? चंद्रशेखर। कौन सा है? चंद्रशेखर। अब यहां से देखो थोड़ा सा कि आपका जो चंद्रशेखर आजाद था उसने बोला था कि भले मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। वैसा ही वैसा जब अंग्रेज उसको पकड़ने के कगार पे आए तो उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अपनी कनपट्टी में क्या डाल ली थी? गोली। ऐसे हटेले आदमी कौन थे आपके? चंद्रशेखर। तो बताओ भाई हट कौन करेगा? चंद्रशेखर करेगा। इधर हमें आपका मीर मोहम्मद साहब भी क्या कर रहा है? हट कर रहा है कि चाहिए तो कौन चाहिए? चिमना चाहिए। तो ये लो भाई, ये दूसरा मत। यानी ये दोनों जो आपके विद्रोही है ये किसके पास चले जाते हैं? बट के आपके हमीर देव चौहान के बारे में। किसके पास? हमीर देव चौहान के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि देख हमीर देव चौहान, बात ऐसी है कि तू एक काम कर, मेरे जो दोनों विद्रोह इनको वापस मेरे पास पहुंचा दे, मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन भाई साहब इधर ये राजस्थान वाले तो अगर कोई दुश्मन भी घर में आ जाए तो उसको चाय के लिए तो पूछते। इसने बोला कि भाई साहब मेरे पास और मैं वापस लौटा तो इम्पॉसिबल। इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसी कहावत किसके बारे में प्रचलित है? हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान ने भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी को स्पष्ट बोल दिया कि देख भाई अगर तेरे को इनको लेके जाना तो मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना कोई भी ऐसा उपाय नहीं। ओके चलो मित्रों बात करते हैं आगे। अब जैसे ये मामला वार होने के बाद में भाई साहब आपका कौन सा अगला युद्ध होता है? और अगला जो युद्ध होता है वो होता है 1299 ईस्वी में। कब होता है? 1299 ईस्वी के अंदर युद्ध। और युद्ध करवा दो, ये लड़ाई करवा दो, क्या ही दिक्कत है भाई, लड़ाई करवा दो। इधर आपका कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। इधर आपका कौन सा है? रणथंबोर में भाई आपका कौन सा?
हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। अब इधर मामला क्या होता है कि इधर यहां से प्रश्न बहुत बार बनता है भाई, बताओ इस युद्ध में सेनापति कौन कौन थे? तो इसके भी 2 सेनापति थे, इसके भी कितने? 2 सेनापति थे। बात करें कि इधर आपका भीम सिंह सेनापति, पहला तो कौन सा? भीम सिंह, दूसरा था धर्म सिंह, कौन सा? धर्म सिंह। इधर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के भी कितने सेनापति? 2 सेनापति थे, 2 सेनापति थे। इनमें जो सबसे पहला सेनापति था वो कौन सा था भाई आपके? यानी इधर जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है वो कौन कौन है? उलगुक खां और नुसरत खां। कौन से है? उलगुक खां और नुसरत खां। एक आपका कौन सा? उलगुक खां, उलगुक खां, और एक कौन सा है? नुसरत खां, नुसरत खां। अब यहां से बात करेंगे, ये जो 1299 में युद्ध हुआ था ये अनिर्णायक युद्ध था। कैसा? अनिर्णायक युद्ध रहा। इसमें कोई निर्णय नहीं रहा कि अलाउद्दीन खिलजी जीता, आपके रणथंभौर वाले हमीर देव चौहान जीते। अब लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि दोनों का एक एक सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इधर से तो आपका कौन सा? भीम सिंह वीरगति को प्राप्त, भीम सिंह वीरगति को प्राप्त। इधर से वैसा आपका कौन सा? नुसरत का वीरगति को प्राप्त। किसको? वीरगति को प्राप्त हो जाता। जैसे मामला होता है इसके बाद में अगला होता है आपके 1301 का युद्ध। 1300 यानी 11 फरवरी 1301 ईस्वी का युद्ध चालू है। युद्ध करवा दो 11 फरवरी 1301 का युद्ध। अब बात करें इस युद्ध के बारे में अपन कि एक तरफ तो आपका कौन सा? एक तरफ तो भाई साहब ये दोनों पार्टियां, क्रिकेट में इस दोनों पार्टियों के बीच में होता है। इधर आपका अलाउद्दीन खिलजी, इधर आपका कौन सा? हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। बात करें इस युद्ध के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, सेनापति, उस सेनापति का नाम था कमालुद्दीन कौन सा था? कमालुद्दीन गुर्ग। कौन सा था? कमालुद्दीन गुर्ग। जबकि बात करें पहले जो इधर आपका हमीर देव चौहान का जो सेनापति थे, सेनापति वो 2 थे, सेनापति 2 थे। इन दोनों का क्या नाम था? एक का नाम था रणमल, कौन सा? रणमल। एक था रतिपाल, कौन सा था? रतिपाल। अब बात करें कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए भेजा तो ये जो भाई साहब कमालुद्दीन गुर्ग था ना, बड़ा कमाल का आदमी था भाई साहब। ये गुर्गा बड़ा कमाल का आदमी था और इसने क्या किया? कमालुद्दीन गुर्गा ने भाई साहब सबसे पहले अपने कैटेगरी के आदमी को देखा। ये इधर कौन से पद पे? सेनापति। तो इधर भी भाई साहब संपर्क किया सेनापतियों से और सेनापतियों को बोला वैसा रणपाल रतिपाल को कि बावड़ो बताओ जिंदगी भर तुम ऐसे सेनापति रहना चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या तुम शासक बनो, तुम राजा बनो? तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जो पुत्र है वो एक राजा के जो पुत्र होते हैं उनके जैसे रहे, आपकी रानी है, आपकी जो पत्नी है वो रानी की जैसे रहे? आप नहीं चाहते हो क्या? आप बड़े बड़े महलों में रहो? आप नहीं चाहते हो क्या कि आप एक शान और शौकत वाली जिंदगी जियो? तो भाई साहब रणमल और रतिपाल ने बोला कि भाई साहब चाहते तो है लेकिन हमें कौन बनाए? तो इधर से कमालुद्दीन ने बोला कि भाई साहब हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। बस आप तो ये बताओ कि हम भाई साहब आपके इस दुर्ग के अंदर प्रवेश कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने भाई साहब विश्वासघात कर दिया था। रणमल और रतिपाल ने क्या कर दिया था? विश्वासघात। इनको लालच दे दिया गया था कि आपको क्या बनाया जाएगा? शासक। इन्होंने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया और ये किसकी तरफ मिल गए? विश्वासघात करके ये भाई साहब कमालुद्दीन। तो जैसे तैसे करके इनको महल के अंदर प्रवेश करवा दिया कमालुद्दीन गुर्ग को। अब जैसे महल के अंदर प्रवेश करवाए तो भाई साहब सीधी सी बात है, अब भाई साहब रणथंभौर में क्या होना है? यहाँ पे होना है साका। क्या होना है? साका। साका में 2 चीजें होती है। साका की तारीख कितनी है? 11 फरवरी। कितनी फरवरी? 11 फरवरी 1301 ईस्वी को रणथंभौर में क्या हुआ था आपका? साका। यानी 11 फरवरी 1301 ईस्वी। शाखा में 2 चीजें शामिल होती है, एक तो आपका केसरिया, एक आपका जौहर। केसरिया और जौहर। बात करें कि जो केसरिया किया था भाई, क्या किया था? केसरिया वो किसने किया था? अब यहां से बात आई कि भाई केसरिया, तो यहाँ पे जो पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी पहन के युद्ध करने जाते थे, युद्ध हारने की स्थिति में उनका उद्देश्य रहता था या तो मर जाएंगे या मार देंगे। फिर उनके बाद में जो महिलाएं होती थी उनके, वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए या तो अग्नि में कूद के या जल में कूद के अपने प्राणों का न्यौछावर कर देती थी। तो केसरिया होता भाई हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हमीर देव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ।
और जौहर हुआ था, वो जौहर हुआ था जल जौहर। कौन सा? राजस्थान में जल जौहर आपके रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध है। और जल जौहर किया था इनकी पत्नी रंग देवी। पत्नी कौन सी? रंग देवी। तथा इनकी पुत्री, इनकी जो पुत्री है वो पुत्री कौन सी? पद्मला। किसने किया था? पद्मला, जिसे अपन ने बोला था देवल दे। क्या बोला था? पद्मला या देवल दे। और बात करें कि जो इनका जलजोहर हुआ था वो किसके अंदर हुआ था? आपके पद्मला तालाब के अंदर। किसके अंदर? पद्मला तालाब के अंदर महिलाओं ने क्या किया था? जल जोहर किया था। यह महत्वपूर्ण बात बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ आपके रणथंभौर में जोहर किसने किया था? रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ओके, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? हमीरदेव चौहान। अब बच गए भाई साहब आपके कौन से? रणमल और रत्तीपाल। इन दोनों को भाई साहब सामने बुलाया, सामने आते हैं दोनों, बोले कि भाई साहब हमें राजा बनाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला भाई साहब सामने आते हैं कि बताओ, जितने भी सैनिक खड़े थे, जितने सब कुछ हारने के बाद में, और ये दोनों सामने आते बोले कि बताओ भाई, जब तुम तुम्हारे स्वामी के नहीं हुए, जिसका तुम नमक खा रहे थे उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या ही होगे? तो वैसा वैसी बात बोलते ही इनका मामला सेट करते हैं और सैनिकों से पूछते हैं बताओ भाई, इनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो सैनिकों ने बोला मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो इनकी कर दी भाई साहब मौत। क्या कर दी? मौत। एक बचा मीर मोहम्मद शाह। कौन सा? मीर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह को बोला कि बता भाई तेरा क्या किया जाए? तू तो अपना है, अपने साथ शामिल हो सकता है। वो तो चिमना बावड़ी छोरी है जो जिसने तेरे को कुछ बोल दिया होगा, टेंशन मत लिया अगर उसकी, तू आजा, तू बहुत काम का आदमी है और आराम से खुल के स्वतंत्र रूप से काम कर, तेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है। बता। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मीर मोहम्मद शाह को, बता मोहम्मद शाह अगर मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूं क्या करेगा? तो ये बोलता मीर मोहम्मद शाह की सबसे पहले मैं काम करूंगा कि हमीरदेव चौहान का अगर पोता, पड़पोता, लड़पोता, सड़पोता अगर कोई भी बचा होगा ना, तो उसको बैटरी लेके ढूंढूंगा और ढूंढ के उसको वैसा रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। उसके बाद में तेरी चिमना को भगा के लेके जाऊंगा। ऐसी बात बोलते वैसा अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि बताओ छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? तो वैसा मार दिया जाए। तो इसको भी मौत के घाट उतार दिया। कौन से घाट? मौत के घाट उतार दिया। इस पर अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ कि रणथंभौर के चौहानों का अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक आपका कौन हो जाएगा प्यारे मित्रों? हमीरदेव चौहान। कौन सा? हमीरदेव चौहान। ओके प्यारे जी उड़ो, इस प्रकार अपन ने कंप्लीट कर लिया कौन सा आपका, यानी रणथंभौर के चौहान। और प्यारे मित्रों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी धमाकेदार कोचिंग या तैयारी करना चाहते हो तो स्वागत है आपका सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी में, जो आपके अजमेर रोड पे, किसमें? अजमेर रोड पे पीर बाबा के सामने विनायक प्लाजा में स्थित है। तो धन्यवाद मित्रों।